हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम हिंदू एडिटोरियल 14 जुलाई 2023 की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी टॉपिक को। सबसे पहला जो हमारा एडिटोरियल है उसमें बताया गया वर्क इन प्रोग्रेस। किस चीज के बारे में बताया गया? जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि जीएसटी काउंसिल किस तरह से आज के टाइम पे काम कर रही है और जो अब 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसने किस किस एरिया को जो है आइडेंटिफाई किया है और उन एरिया में किसी में जीएसटी के रिलैक्सेशन दिया है तो किसी में जीएसटी को इंक्लूड करके उसको उसके लेवल को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है कि 5 मंथ के बाद अगर बात की जाए, 5 महीने हो गए हमारी मीटिंग को, 5 महीने के बाद मीटिंग हो रही है, तो जीएसटी काउंसिल में बहुत सारी जो उलझने थी उनको कहीं ना कहीं यहाँ सुलझाने की बात की गई है, जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे। ठीक है, जैसे कि अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया या फिर जो ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगाने होते हैं, इस तरह की चीजों के जो उलझन वाली चीजें थी उनको कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा सुलझाया जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल मेंबर्स को कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जो नॉर्म्स थे उनको क्लेरिफाई किया है और यहाँ बताया है कि हम लोग जो है ट्राइब्यूनल को क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, जो कि ऑपरेशनल होंगे 4 से 6 मंथ के अंदर अंदर। जबकि स्टेट जो है उन्होंने 50 ट्राइब्यूनल बेंचेस की जो है प्रपोज किया है। तो उन्होंने ये चीज बताया है कि इसको फेज मैनर में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। सबसे पहले कैपिटल सिटीज वगैरह में, उसके बाद जो कैपिटल है उनमें, और उसके बाद फिर सिटीज में, सिटीज उन सिटीज में जहां पे हाई कोर्ट पहले से स्टेब्लिश है, हाई कोर्ट की बेंच जहां पे है वहां पे इनको क्या करेगा, इनको लगाया जाएगा, जिससे इंडस्ट्री जो है वो जल्दी से अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सके और बिजनेस जो है वो अफेक्टेड ना हो ज्यादा। ठीक है, इसी चीज के लिए बात की गई है। और साथ ही साथ ये बताया गया है जो आपके ऑनलाइन गेमिंग है, ई गेमिंग प्लेयर है, उनके ऊपर 28% की जीएसटी जो है अब लागू करने की बात की गई है। किस पे? उनके फेस वैल्यू पे, यानी कि जो उनकी कमाई होगी, जो टैक्स वैक्स हटा के जो कमाई होगी, एक्चुअल कमाई, उनके ऊपर क्या होगी, एक्चुअली टैक्स जो है इंक्लूड है, यानी 28% जो उनको फेस वैल्यू मिलेगा उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इनको टैक्स जो है लगाया जाएगा। ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ने इनको बताया है कि क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग जो है ज्यादा बढ़ रहा है, तो ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके वजह से हमें उस पर थोड़ी सी क्या करनी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए। तो उसको देखते हुए यहाँ 28% की जो जीएसटी है उसको रखने की बात की गई है। जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो आपके गोवा और सिक्किम है, जहाँ पे कसिनो ड्राइविंग टूरिज्म रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वहां से आता है। अब ये एक बात पता आती है इसमें कि ये मॉरल क्वेश्चन तो बनते हुए तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेंसेट करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट के, तो कहीं ना कहीं ये एसेंशियल गुड या सर्विस से हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सी बन के आ रही है, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया है कि भैया अब जो है 28% का जो जीएसटी है वो लगाया जाए। अगर हम बात करें इसके ऊपर, अभी बात चल रही है कि इनके ऊपर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएगी, और ये कौन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर जो है इसके ऊपर पॉलिसीज जो है वो बनाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा होता है तो इसमें जीएसटी में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से उसको जो बारीकियां हैं उसको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात की गई है कुछ ग्रांटिंग की। ग्रांटिंग किस पे? जो टैक्स एग्जम्पशन है, कुछ चीजों पे टैक्स एग्जम्पशन जो है देने की बात की, जैसे फूड एंड बेवरेज जो कि आपके सिनेमा हॉल्स में मिलते हैं, अब उनको लोअर यानी कि 5% जीएसटी में जो है उसको रखा जाएगा। जैसे अनफ्राइड हो गया या कुक्ड स्नैक फिलेट हो गया, फिश सॉल्यूबल पेस्ट हो गया या इमिटेशन जरी यार्न्स हो गया, इन सब चीजों को क्या किया जाएगा, इनकी जीएसटी को कम करके 5% की अंडर में जो है लाया जाएगा। और जो ड्रग्स वगैरह आप इंपोर्ट करते हो या कैंसर वगैरह के लिए, रेयर डिजीज के लिए, उनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स को कम किया जाएगा। जिससे टैक्स कम करने से क्या होगा, जो हम ड्रग्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं उनकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। लेकिन ये थोड़ी सी अभी इस टाइम पे और भी चीजों को जो है इंक्लूड किया है, जैसे कि आपके व्हीकल्स वगैरह, पर्सनल व्हीकल्स जो कि आपके स्पोर्ट्स के लिए जरूरत होती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं हायर करने की चीजें की है। लेकिन इसके इम्पैक्ट को अभी जो है अलग अलग इंडिविजुअल सेक्टर में अभी देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और इसमें एक काउंसिल जो है डिपेंड देने में, जो एक फाइन ट्यून बनाने में, फाइन प्रिंट बनाने में थोड़ी सी क्या हो रही है, डिसीजन में इम्पैक्ट हो रही है। किस वजह से? क्योंकि अभी जो है एक्चुअली वो अपकमिंग पोल की तरफ देख रही है, मतलब अपकमिंग जो इलेक्शन आने वाले उस चीज को देखते हुए इनको सारी चीजें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन सेंस। क्या बताया जा रहा है? देखिए यहाँ पे दो कपल्स ने क्या किया, एक पिटीशन दायर किया है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। किसके भी? यहाँ पे हमने इंटरफेस मैरिज किया है और यहाँ पे पुलिस वगैरह जो है हमें जो है परेशान कर रही है। तो इस चीज के लिए क्या किया है उन्होंने,
एक पिटीशन दायर किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो वर्डिक्ट आई है वो थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेंस के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या बताया गया है, इस चीज को जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है वो दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने, यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें उन्होंने क्या किया है, जो ये जो पिटीशन वगैरह फाइल किए थे कि इंटर फेथ कपल्स ने जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते थे और उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, तो इसको क्या कर दिया है, जजमेंट ने डिक्लाइन कर दिया है। जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। यहाँ पे जो केस था वो क्या था, किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिन्होंने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी की बात की है पर्सनल रिलेशंस को लेकर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बार बार अफर्म कर चुका है, लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया है, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। जो हाई कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट को इम्प्लाई किया है वो सोशल प्रॉब्लम को लेकर इम्प्लाई किया है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप एक सोशल प्रॉब्लम है। इस चीज को हवाला देते हुए इन्होंने इस चीज बारे में बताया और इसके जो पिटीशन है उसको क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है। ठीक है, अगर बात की जाए इनमें पिटीशन में थे कौन, एक मैन, मुस्लिम मैन था और हिंदू वुमेन थी, जो एक अपनी जो 30 ईयर के एज में थी लगभग, ठीक है, और ये दोनों एक साथ रहना चाहते थे और म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन के तहत ये दोनों क्या बोले थे कि हम दोनों जो है लिविंग रिलेशन में रहेंगे। और ये ग्रेंटेड हाउस में रहते थे, लेकिन इनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, इनको पुलिस प्रोटेक्शन से हैरेस किया जा रहा था और इनको जो हैरेस किया जा रहा था इनकी फैमिली के द्वारा ही किया जा रहा था। ठीक है, अगर जजमेंट की बात करें हाई कोर्ट की, क्यों अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत इसमें 3 रीजन बताए गए। सबसे पहले तो जो कोर्ट है ऑस्टेंसिबली कैरिड अवे बाय नोशंस कन्वेंशन एंड सोशल मोरालिटी, यानी कि कन्वेंशन ऑफ सोशल मोरालिटी को देखते हुए ये नहीं देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये देख रही है कि कन्वेंशन सोशल मोरालिटी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। जबकि अनएक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज देना चाहिए, ना कि आपके सोशल मोरालिटी को। यहाँ पे ये चीज बात की जा रही है। दूसरी चीज बताया जा रहा है, जो कोर्ट है जो अलग अलग जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, उसको कहीं ना कहीं अनटिंटेबल रीजनिंग बताई जा रही है। ठीक है, अनटिनेबल रीजन जो है दिया जा रहा है। अब जो तीसरी चीज बताई जा रही है, हाई कोर्ट ने बताया क्या, हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या बताया कि जो रिलाइड ऑन पर्सनल लॉ ऑफ मैरिज में विच आर इरिलीवेंट, यानी कि जो पर्सनल लॉ में दिया हुआ है मैरिज के, उसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, इरिलीवेंट हो जाता है। यानी कि अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से अलग अलग रूल्स बनते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं वो सारी चीजें जो है समझूंगा। चलिए आगे बताते हैं कि जो इलाहाबाद जजमेंट है उन्होंने अलग अलग, जैसे कि डी वेलुस्वामी, इंदिरा शर्मा और धनु लाल 2015 की, इनमें क्या बताया, टू प्रमोट सच रिलेशनशिप, इन रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए जिसमें ट्रेडिशनली इंक्लूड होती है बाइस फेवर दी मैरिज, बाइस किया है, यानी कि मैरिज के फेवर में इन्होंने क्या किया, भेदभाव जो है किया है। जो हाईकोर्ट का एसेंशियल रिजेक्शन है, वो प्रेसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं टॉप कोर्ट की वर्डिक्स पे डिपेंड होती है, वैल्यूज जो होती है इनकी। जो हाई कोर्ट ने अभी अननेसेसरी रेफरेंस दिया है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल, जो कि ये कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस वाइफ का मतलब है कि आप मैरिज वाली वाइफ की बात करते हो, ना कि जो कि आप किसी वुमेन्स की बात करते हो। ठीक है, तो इसी बात को लेके इन्होंने क्या किया है, इस चीज को खारिज कर दिया है। जो हाई कोर्ट का कहना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल सेक्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता किसमें, मुस्लिम लॉ के अंडर में। और जो सेक्सुअल या लस्टेशन या अफेक्शन जैसे कि किसिंग वगैरह, टचिंग वगैरह, स्टेयरिंग वगैरह, ये सब पीरियड मैरिज से पहले होता है, तो इस्लाम में इसको हराम माना जाता है। ठीक है, इनके जजमेंट में इन्होंने ये कहा है। अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। किस तरह से इंक्लाइन कर रहा है यहाँ पे बताया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये नॉट हैव एज्यूम दैट मैरिज इज ए कंडीशन ऑफ प्रीसीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, जो मैरिज है वो एक प्रीसीडिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में मतलब उनको नहीं माना गया है। ठीक है, और इनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी एक्सरसाइज नहीं करने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए in effect it acts as a theological court if very idea of individual liberty and autonomy are aligned to writ jurisdiction। जो इनकी ऑटोनॉमी और लिबर्टी है वो अलाइन किस पे होती है, रिट जुरिडिक्शन पे, यानी कि जो आपकी 5 रिट्स है उनके ऊपर रिट जुरिडिक्शन पे क्या होती है, ये अलाइन होती है। अगर वर्डिक्ट की बात की जाए, ये पूरी तरह से ये देखा जा रहा है, पूरी तरह से ये इंक्लाइन हो रहा है किसकी तरफ, सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्सी चीजें हमारे अंदर पहले से बनी हुई आके आ रही है उसी के ऊपर की इसको लेके इसको वर्डिक्ट दी जा रही है। जबकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी की बात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल की बात होनी चाहिए, ना कि आपके ऑर्थोडॉक्स की वे की तरीके से आप इसको जजमेंट जो है सुनाया जाए।
अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की बात करें, फंडामेंटल राइट्स जो है केवल एडजुडिकेशन ऑफ इंटर पार्टी डिस्प्यूट की नहीं है, जो इस तरह की हाई कोर्ट जो है कन्विंस करती है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग होते हैं सभी लॉज पे, सभी कंट्री के सभी जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। किसके अंडर? आर्टिकल 141 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस जो भी हाई कोर्ट वर्डिक्ट देता है, वो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है, वो सभी जो कोर्ट होती है कंट्री के अंदर उसके ऊपर वैलिडिटी होती है, ठीक है, उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। टॉप कोर्ट कभी भी ये इंकरेजिंग नहीं करते कि कोई भी सोशल प्रैक्टिस या ह्यूमन कंडक्ट जो है इस तरह की इंकरेजिंग नहीं करते, यानी कि इसको बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। और जब बढ़ावा ही नहीं देते तो आप इस चीज को कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपको कोर्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से काम करना है, ना कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी चीजें उनके हिसाब से काम करना है कि ये आपके इसमें लिखा है या नहीं लिखा है, मुस्लिम लॉ में लिखा है या हिंदू लॉज में लिखा है, इस तरह की वर्डिक्ट को जो है कहीं ना कहीं यहाँ गलत माना है। जो जोसेफ साइन और यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जो वर्डिक्ट आई थी उसमें कोर्ट ने क्या किया था? डिक्रिमिनलाइज किया था अडल्ट्री को, सेक्शन 497, ठीक है। अडल्ट्री किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए एक मैन है और एक वुमेन है, उनकी दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वुमेन जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाता है, तो यहाँ पे अडल्ट्री का जो है केस जो है इंक्लूड होता है। यानी कि ये जो पनिशमेंट मिलती थी उस टाइम पे सिर्फ जो थर्ड पर्सन है उसको मिलती थी, वाइफ को नहीं मिलती थी। तो इस चीज को कहीं ना कहीं भेदभाव मान के इन्होंने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज जो है कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट पुलिस की। स्टेट पुलिस को कैन नॉट बी यूज टू पनिशमेंट इंडिविजुअल मॉरल एब्रेशन, यानी कि किसी मॉरल एब्रेशन के तहत कोई भी स्टेट पुलिस जो है इस तरह की पावर्स को जो है पावर्स का इस्तेमाल करके किसी को पनिशमेंट नहीं कर सकती है। ये किस बात में की गई है कि फाइडेलिटी इज द वैल्यू, इसमें बताई गई है एल ब्रॉड फाइडेलिटी इज वैल्यू में इसमें बताई गई, बट नॉट दैट स्टेट शुड बी पुलिस, ठीक है। और ये पुलिस के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी जो फाइडेलिटी है, इनकी जो निष्ठा है, इनको इनकी वैल्यू जो है वो दी जानी चाहिए, ना कि इनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। इस चीज की बात की गई। और नवतेज सिंह जौहर की बात की रहे तो इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा वर्डिक्ट दिया है, जिसमें कि 377 को जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी कि सेम सेक्स को डीलिंग विद सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एडजुडिकेशन रैदर मियर मॉरल जजमेंट, यानी कि यहाँ मॉरल जजमेंट की बात ना करके कॉन्स्टिट्यूशन एडजुडिकेशन की बात करके यहाँ पे इसको डिक्रिमिनलाइज किया है, ठीक है। अगर लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी इन वैल्यूज की बात करें इन जजमेंट में, तो बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी ऑफ लिमिटिंग स्टेट, यानी कि स्टेट की जो पावर है वो कहीं ना कहीं जो पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस को ज्यादा वैल्यू दिया है, यहाँ स्टेट की पावर को क्या किया है? लिमिटिंग किया है, ठीक है। अगर हम पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो यहाँ अलग अलग वर्डिक्ट के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं लता सिंह, जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पुलिस को कि ऑथराइज करो कि थ्रू आउट द कंट्री टू सी दैट एनी अडल्ट अंडरगोइंग इंटरकास्ट या इंटर मैरिज होती है तो उसको हैरेस नहीं किया जाएगा, किसी को भी हैरेस नहीं किया जाएगा। ये इस तरह की कुछ वर्डिक्ट एस खुशबू वर्सेस कन्हैया मई एंड अदर्स 2010 के अंडर में भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था, साफ साफ कहा था कि ये सही बात है कि मेन स्ट्रीम व्यू हमारी सोसाइटी है कि जिसमें जो सेक्सुअल कांटेक्ट जो है मैरिटल पार्टनर्स के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कोई एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस नहीं है। ये कोई स्टैट्यूटरी ऑफेंस नहीं है कि इंगेज होना रिलेशनशिप में मैरिटल पहले से ही मतलब मैरिटल के बाद ही होना सेक्सुअल चीजों में, तो ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉरल ऑफेंस नहीं है कि आप शादी से पहले अगर आप सेक्सुअल इंटीमेट हो रहे हो तो ये कोई मॉरल या स्टैट्यूटरी ऑफेंस नहीं है। ये सारी चीजें जो है बताया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ऑब्जर्वेशन देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की इन दिस जजमेंट में, वो क्या बताया जा रहा है, जो फैक्ट है रिस्पेक्टिव केस में, इनके जो फैक्ट्स है उनको कहीं ना कहीं देखते हुए बताया जा रहा है। जो फैक्ट्स हर एक केस में हमें क्या दिखती है कि अलग अलग केस में अलग अलग जो है फैक्ट्स जो है उभर के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट जो है इनके प्रपोजल जो लेट डाउन किया सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन के फंडामेंटल राइट्स को उनको कहीं ना कहीं लेट डाउन कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा, ठीक है। अगर हम बात करें पिटीशन ऑफ अदालत के, ओनली एसेट देयर राइट्स नॉट टू बी टॉर्चर बाय द पुलिस एंड डिड नॉट, अगर हम इसके राइट्स की बात करें तो इनको कहीं ना कहीं टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए पुलिस से, और ना ही ये मॉरल इवोल्यूशन है कि वो इनकी मॉरल इवोल्यूशन है कि वो अपनी डिसीजन कैसे ले सकते हैं और वो किस तरह से रह सकते हैं। नॉट प्रे फॉर मॉरल इवोल्यूशन, ये प्रे नहीं करना चाहिए इनको कि मॉरल इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दे रिलाइड लेट डाउन द टॉप कोर्ट, वो उनको इस कानून के लिए टॉप कोर्ट पे कहीं ना कहीं लेट डाउन करना चाहिए, ठीक है, इस चीज की बात की जाइए। और हाई कोर्ट को और टू सॉर्ट फर्दर पर्टिकुलरली इफ रिक्वायर्ड इंडोर्स कपल फंडामेंटल राइट्स विदाउट कंडक्टिंग अनवांटेड एंड इररिलेवेंट सर्विस ऑफ पर्सनल लॉ ऑन मैरिज। द जजमेंट इज क्लासिफाइड एज द जुडिशियल indiscipline which Supreme Court will hopefully set early possible to implies moral relations personal law which
क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इन चीज़ों को एक सर्वे के थ्रू एक देखना चाहिए कि किस तरह के कंडीशन आज के टाइम पे बन रहे हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है कपल्स को किस तरह से इनके जो कपल्स के जो फंडामेंटल राइट है उस किस तरह से इंडोर्स कर रहा है, और इनके पर्सनल लॉस को के हिसाब से किस तरह से इरिलीवेंट है या अनवांटेड है, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वे के थ्रू पता लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।